तो हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं 2023-24 का सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने इस बार इशू किया है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, तो फटाफट जल्द से जल्द इसको कम समय में सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम बता देता हूँ। 16 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 1 मार्क्स का। ठीक है, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क कैरी करेंगे। 7 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स कैरी करेंगे। 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि 4 मार्क्स कैरी करेंगे, और 3 लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि 5 मार्क्स क्वेश्चन के होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आपको स्कोरिंग करना है ना, तो मैं थोड़ा सा टिप दे देता हूँ यहीं पर ही। ठीक है, कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा एमसीक्यू पे। ठीक है, यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन तो मिनिमम सही होने चाहिए, तब जाकर आप 90 to 100 जो भी आपका बेस्ट स्कोर लाना चाहते हो वो आएंगे आपके। ठीक है, तो बिल्कुल 15 तो मिनिमम, और बाकी 16 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। और 3 लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको फोकस्ड करके रहना चाहिए। जो भी बड़े चैप्टर हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं ज़्यादातर ये क्वेश्चन। आपको ऑलरेडी मैंने पहले जितने भी क्लासेस में मैंने हमेशा बताया कि कौन से चैप्टर्स हैं और किन से ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, बने रहिएगा चैनल पे। मैं ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी डिस्कस कर दूंगा। तो ये 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको भी करना होते हैं, और जैसे ही करिएगा तो ये आपके अच्छे मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे। और 90 और 100 लाना बहुत ही आसान है केमिस्ट्री में, तो आप ला सकते हो। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। हाईएस्ट कंडक्टिविटी पूछ रहा है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंपाउंड है, एक है एसिटिक एसिड और एक है आपका HCl। तो स्ट्रॉन्ग जो है उसमें ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा स्ट्रॉन्ग एसिड में, और वीक में तो कमी होगा, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है बी पार्ट का, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट वन। ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा कंडक्टिविटी, सिंपल सी बात है भाई। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए ये रहा आपका प्रोडक्ट, और ये रहा आपके 2 रिएक्टेंट ए एंड बी, और इसमें डाइल्यूट NaOH डाला है। तो देखिए सबसे पहले बच्चा लोग, आपको अगर आप सीबीएसई और एनसीईआरटी के पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, या बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डाइल्यूट NaOH आए। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्राइक अगर करना चाहिए आपके दिमाग में, तो वो करना चाहिए एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, अगर कुछ पेचीदा आपको दिख रहा है तो। ठीक है, तो डाइल्यूट NaOH अगर आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए क्या है, एल्डोल रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो समझते हैं कि ये कैसे बन सकता है। तो देखिए अगर आप सारे ऑप्शंस लगाने की कोशिश करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। पर देखिए एक्यूरेट मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या डाला गया है। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट छपा हुआ, एनसीईआरटी बुक में छपा हुआ रिएक्शन है, वही पूछा है। एक तो होगा आपका बेंजल्डिहाइड, और दूसरा क्या है, एसीटोफिनॉल। दूसरा क्या है आपका, एसीटोफिनॉल। तो इन दोनों को डालिएगा, डाइल्यूट एल्डोल करवाइए, तो ये बन जाएगा आपका दिस। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विटामिन विच कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, कौन सा विटामिन आपके बॉडी में रह जाता है। देखिए आपको 2 टाइप के क्लासिफिकेशन बताएंगे हैं विटामिन के, एक होता है BC और एक होता है ADE के। ठीक है, BC क्या है, वाटर सॉल्युबल है, और ADK क्या है, फैट सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल आपके बॉडी में रह जाता है, और BC क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन के थ्रू, वाटर एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो BC क्या हो जाएगा आपका, अगर आएगा तो वो निकल जाएगा, वो स्टोर नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, यहाँ भी बी है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी बी है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ सी है तो ये भी नहीं होगा। तो ये बचा सिर्फ ऑप्शन डी, तो डी ही करेक्ट है। अरे यार 2 डी है, तो देखिए इनसे मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो कोई बात नहीं, सही कर देते हैं, तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बी और डी। अब आगे बात करते हैं फोर्थ वन की। अब फोर्थ वन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कीटोन ए विच अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव दिस एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CH3। अच्छा, आयोडोफॉर्म का रिएक्शन है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन पकड़िए और आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पहला ऑप्शन पकड़ता हूँ, आयोडोफॉर्म देखते हैं कि ये प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो 3 मिथाइल पेंटेन
3 2 ऑन, तो ये बना देते हैं 2 ऑन, ये सिंगल बॉन्ड मानिएगा, है ना, फिर ये डबल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड मानिएगा ना, ये डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 2 3 मिथाइल, है ना। तो ये आपका क्या है, ये जो आईपीएसी नेमिंग है, एच लगा लीजिएगा आप लोग, है ना, एच आप लोग लगा लीजिएगा, है ना, यहाँ पर आपका 2 1 3, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ए वाला को बना दिया मैंने आईपीएसी नेम के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं एडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या है, आपका ग्रुप लगा हुआ है, एडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा ये, ठीक है, और ये देगा तो ये बन जाएगा आपका, और ये भी आपको साफ दिख रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट से ये आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन, फोर्थ का ए करेक्ट है। अब बात करते हैं फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो पकड़ते हैं भाई कौन सा सही नहीं है। तो बोल रहा है इन हेलोरिन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हाइड्रोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, बिल्कुल सही बात है। जो आपके रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन्स के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेट होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, ये बात तो आपने देखा ही है, ठीक है। तो ए क्या है, करेक्ट है। अब बी की बात पढ़ते हैं, ए करेक्ट है। द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट, बिल्कुल सही है, कोवेलेंट होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर। अब ये बोल रहा है नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर तो नहीं होते, आपने ग्रिनार्ड रिएजेंट पढ़ा है RMgX, है ना, आपने पढ़ा है ना RMgX, तो वहां पर आपने देखा होगा कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड, है ना, तो कैसा देखा होगा, प्लस माइनस करते हैं ना, वहां पे आपने देखा होगा, है ना, प्लस माइनस, है ना। तो क्या है वो क्या हो जाएगा आपका पोलर इन नेचर, तो ये बी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं है, तो यही आंसर क्या है, सही है। तो ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज इन प्लेनर, आउट ऑफ दिस, एक और एक, दो अलग अलग दे रखे हैं, ये देखिए ये SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन फॉर्म्ड होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी सही है आपका, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी आपके आंसर तो मिल चुका है, फिर भी मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ क्या क्या बोल रखा है उन्होंने, ठीक है। आउट ऑफ दिस एंड दिस, दो आपके क्या हैं, कंपाउंड है, और बोल रहा है कि मोर एक्टिव SN1 रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगी वो क्या करेगा, SN1 रिएक्शन जल्दी करेगा, सिंपल सी बात है। तो फिफ्थ का जो नॉट करेक्ट है वो होगा आपका बच्चा नॉन पोलर नेचर का नहीं होता है, कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड वो क्या होते हैं, पोलर का होता है, ग्रिनार्ड रिएजेंट आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ की, तो देखिए सिक्स्थ क्या बोल रहा है, सिक्स्थ बोल रहा है कि 3D सीरीज, है ना, 3D सीरीज की बात कर रहा है, लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसमें होता है, आप लोग को बहुत ही एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वो क्वेश्चन ही है कि जिंक का लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है क्यों, ये क्वेश्चन है इंटेक्स का, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन से इन्होंने बना दिया है, और आप भी बता दीजिएगा, ठीक है, जो मैंने सवाल पूछा है इंटेक्स का एनसीईआरटी का, होप सो आप समझ पा रहे होगे, इंटरलिंक जो है बोला अभी मैंने, तो आप लोग कमेंट करके डालिए कि भाई लो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक का क्यों होता है। आंसर मिल चुका है आपको, फर्स्ट का क्या होगा, आर होगा, तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं ए और बी। अब चेक करते हैं ए और बी में, सोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, सिंपल सी बात है, Mn का होता है क्या, लो सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा Q। तो देखिए यहाँ पर S है तो ये गलत हो जाएगा। अब हमें आंसर मिल चुका है सिक्स का A, पर हम लोग P भी पढ़ते हैं, P वाला भी जो पॉइंट बोल रहा है ये SC वाला, है ना, ट्रांजिशन मेटल डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, तो क्या हो जाएगा आपका स्कैंडियम। तो अब बात करते हैं सेवेंथ की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शन, मतलब जीरो हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलिटी हमेशा क्या हो सकता है, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मॉलिक्यूलिटी से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है।
एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही क्या होता है आपका डिफाइन किया जाता है मॉलिक्यूलिटी को, ठीक है। तो ये ट्रू है, यहाँ पे क्या लिखा है, नो मीनिंग, तो बिल्कुल ट्रू क्या है, मॉलिक्यूलिटी वाली, तो ये ट्रू हो गया, ये गड़बड़ है। थर्ड ऑप्शन भी पढ़ते हैं, सी ऑप्शन, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। देखिए आपको एनसीईआरटी की लाइन जब पढ़ोगे मॉलिक्यूलिटी वाले में, तो आपको पता क्या चलेगा कि वहां पर साफ लिखा पड़ा है कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है, हम लोग एलिमेंट एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी से ही डिटर्मिनेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स वगैरह को, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये भी क्या है, ट्रू नहीं है आपका। रिएक्शन विद द मॉलिक्यूलिटी ऑफ थ्री आर वेरी रेयर, बिल्कुल सही बात बोला है। थ्री मतलब थ्री मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं, कोल्यूजन हो रहा है वहां पर, ठीक है, थ्री मॉलिक्यूल का, जो कि बहुत ही क्या है, रेयर है। बट आर फास्ट, ये साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फास्ट नहीं होता है, ये जब तीन मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वहां क्या होता है, स्लो होता है। तो सेवेंथ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूलिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सिर्फ होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एट्थ वन। एट्थ वन क्या बोल रहा है आपका, फॉलोइंग सॉल्वेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट, अच्छा 1 2 3 4 द इतना इज सॉल्युबल, ये सॉल्युबल किस में होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, पोलर पोलर में सॉल्वेंट होता है, सॉल्युबल होता है, और नॉन पोलर में होता है, ठीक है। तो ये किस में आपके सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्या है, वाटर में ये सॉल्युबल हो जाएगा। सिंपल एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड में अगर आप जा रहे हो तो आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ के जाइए 2 3 4 बार, आपको बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से ही छपे हुए मिलेंगे। इवन मैं बोलता हूँ कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन एनसीईआरटी से छपे के छपे मिलते हैं, ठीक है। तो आप 2 3 बार पढ़ के ही जाएं बोर्ड के पेपर देने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज सोन बाय 2 फिनाइल इथेनॉल विद द लूकस रिएजेंट, क्या बोल रहा है, 2 फिनाइल इथेनॉल विद द लूकस रिएजेंट। तो देखिए 2 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है, तो 2 फिनाइल इथेनॉल क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें लूकस रिएजेंट क्या होता है, 3 डिग्री में इमीजिएटली क्या करता है आपका, टर्बिडिटी देता है ना, और 2 डिग्री पे क्या करता है, थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद देता है, और 1 डिग्री में तो आपको पता ही बहुत ही लेट, मतलब देगा नहीं, ठीक है। तो ये जो 2 फिनाइल इथेनॉल है, ये क्या किसके अंदर आ जाएगा आपका, तो ये दे देगा आफ्टर सम टाइम, बोले तो 5 मिनट, टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व विद इन द 5 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा 9th का। अब बात करते हैं किसकी, 10th की। 10th में क्या बोल रहा है आपको कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस दे रखी है 1.5 है, और 120 सेकेंड दे रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए इज 0.75, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इफ इट फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट पूछ रहा है आपसे जीरो ऑर्डर का, तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, उस टाइम पे कंसंट्रेशन है ना, डब्बा लगाना लगा देता हूँ, उस टाइम पे कंसंट्रेशन इक्वल टू रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये लिख दिया मैंने। अब जो भी डाटा है उसको पुट कर देते हैं, 1.5 है तो 1.5 माइनस 0.75 0.75, और ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा आपका के, है ना। अब देखिए इसको आप माइनस करिएगा तो क्या आएगा, वही आ जाएगा 0.75, 0.75 को क्या लिख सकते हैं, 3/4, बोले तो 3/4, और ये हो जाएगा आपका 40 टाइम में, तो 1/4 क्या होता है 0.25, है ना, और ये 1/4 अगेन आएगा 0.25, तो 25 का स्क्वायर कर लो आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा 625। अब ये वाले दोनों डाटा मैच कर रहे हैं, है ना,
पर इनके यूनिट देखिए अलग अलग हैं। तो आपको सिंपल से पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं एनीसोल अंडरगो, 11th की बात करते हैं। एनीसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विथ ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन, ब्रोमाइड कैटलिस्ट। ठीक है, ब्रोमाइड कैटलिस्ट। तो देखिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप। बहुत ही सिंपल सा है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आती है 12th की बारी। 12th क्या बोल रहा है, ग्राफ आपको शो कर रखा है और पूछ रहा है कि द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। कौन सा ट्रेंड ये शो कर रहा है, तो देखिए ग्राफ किसके किसके वर्सेस बन रहा है, रेडियस के। तो भैया एटॉमिक रेडियस, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर ये चलता जा रहा है, यही ट्रेंड फ्लो करता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस इज द करेक्ट आंसर। तो 12th का हो जाएगा बी पार्ट। अब देखिए ये लिखा हुआ है विजुअली चैलेंज लर्नर्स, मतलब जैसे कि आपको तो वही क्वेश्चन करना है ग्राफ वाले, पर जो विजुअली चैलेंज होते हैं तो वो ग्राफ वाले नहीं करेंगे क्योंकि उनको दिक्कत है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो कि ऐसा करके आए, तो आपको क्या करना है, वो वाला ही करना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये वाले 12th क्वेश्चन नहीं करने आपको। ये विजुअली चैलेंज्ड पर्सन या लर्नर्स के लिए ही है। ठीक है, तो आपको ये करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर टू द ट्रांजिशन एलिमेंट, वो उनके लिए क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आंसर हो जाएगा, जिंक। जिंक क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फुल डी ऑर्बिटल है, पूरे के डी ऑर्बिटल क्या है, फुल है, इलेक्ट्रॉन से फुल है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात करते हैं 13 का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल एज एजर्सन एंड रीजन। एजर्सन भी दे रखा है, रीजन भी दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि भाई एजर्सन रीजन वाला तो आपको पता ही कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। एल्कोहल्स रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल सही बात है। एजर्सन में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही रिएक्ट करता है। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल गलत बात बोला इन्होंने, है ना। जो CO का बॉन्ड ब्रेक करता है तो वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। कैसे कैसे काम करता है वो, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और जो OH है, ये बॉन्ड जब क्लीवेज होती है OH और H की, तब ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ एजर्सन सही है और रीजन क्या है, गलत है। तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13th वन। अब बात करते हैं हम लोग 14th वन की। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलिन। टॉलिन को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, आपको पता ही है क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है ना। तो बेंजोइक एसिड बन जाता है, बिल्कुल सही आंसर, सही है एजर्सन स्टेटमेंट जो एजर्सन में दिया हुआ है। इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन एट द एल्डिहाइड एस्टर विद द सुटेबल रिएजेंट। बिल्कुल इटार्ड रिएक्शन में आपको साफ बताया गया क्या कि आप क्या बना सकते हो, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है, पर देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है ना, वो उसको रीजन सही प्रॉपर नहीं है भाई इसका। वो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर ही देगा भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये रीजन उसके लिए ए के लिए करेक्ट नहीं है। तो सिंपल बोथ करेक्ट हैं, ए और आर, पर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी पार्ट सही है इसका। अब हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। गिवन बिलो, है ना, वही वाला है एजर्सन वाले। तो एजर्सन पढ़ते हैं। इंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। वाह, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। देखिए दोनों पढ़ लिए हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं, ठीक है, इसकी वजह से ही आपके काफी ज्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि नेचर के मॉलिक्यूल काफी ज्यादा हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर आपका यहाँ पर। बाकी देखिएगा दूसरे टीचर क्या बोलते हैं, अलग बोल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। पर जहां तक मैं श्योर हूं कि ये क्या है आपका, रीजन भी करेक्ट है यहाँ पर। ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ठीक है, बाकी आपके टीचर्स का व्यू अलग हो सकता है, आप देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन डाउटफुल में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर यही वैसे तो सही है, पर आप देख लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं 16 की। 16 में क्या बोल रहा है, एजर्सन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट कैथोड। देखिए गलत बात बोल दिया इसने, क्या इस्तेमाल कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहा है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करता है तो कैथोड पर आपको पता ही है क्या बनता है ये, तो कॉपर प्लस 2 है ना, कॉपर प्लस 2 का होगा, ये बनेगा आपका। ठीक है, कॉपर के आयन ही बनेंगे अगर कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, बिल्कुल सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, एडजस्टन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, हाइड्रोजन से, तो रीजन करेक्ट है, एडजस्टन गलत है। ठीक है, तो देखिए कॉपर प्लस 2 आयन है ना, वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है जब ये कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट ये वाला जो क्या है, गलत है आपका। ठीक है, तो ये होप सो आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और होप सो बने रहिए। और भी अगर आपको ऐसे ही सैम्पल पेपर के और अदर एमसीक्यू चाहिए तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।